आपका स्वागत है इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेरिएबल्स के बारे में, वैल्यू के बारे में, लेकिन इस वीडियो में कॉन्सेप्ट वही है लेकिन उसको और डिटेल में पढ़ना है। वो मेमोरी में कैसे बनता है वेरिएबल, उसको मैनेज कैसे किया जाता है, ओवरराइटिंग होता है कि नहीं, उसमें कितने बड़े वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इन सारी बातों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के डेफिनेशन लिख रखा है। अब उसके डेफिनेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके सारे पॉइंट्स को फॉलो करेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई थोड़ा करेगा, कोई थोड़ा ज्यादा करेगा, ये वेरिएशन चलता रहता है। पाइथन सारे पॉइंट्स को फॉलो नहीं करता है। इसकी वजह से मैं ये कह सकता हूं कि पाइथन टोटली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस पॉइंट को पाइथन पूरी तरह से फॉलो करता है। और क्या है वो? कि यहां पे हर डेटा एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है कि जो डेटा हो, जो वैल्यू हो, वो एक ऑब्जेक्ट ही हो, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ ना हो। ये कहना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। और पाइथन इस पॉइंट को तो पूरी तरह से फॉलो करता ही करता है। कैसे? देखिए ध्यान से। a = 10, मैंने आपको ऐसा ही सिंटेक्स लिख के बताया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये वेरिएबल है और ये वैल्यू है। बिल्कुल अभी भी है, लेकिन हम उसको और डिटेल में पढ़ रहे हैं, टेक्निकली पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे वैल्यू अब नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है। यहां हर डेटा एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। ये ऑब्जेक्ट ही है एक्चुअली। अब ये ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है, कैसे बनता है, मैं इन्हीं चीजों को तो बता रहा हूं आपको। देखिए, पहले उससे पहले एक चीज और समझिए आप। अब तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, समराइज कर देता हूं कि पाइथन एक पॉइंट को पूरी तरह से फॉलो करता है। क्या? कि यहां हर डेटा एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो, और इस बात को पूरी तरह से फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक होता है लैंग्वेज जिसमें कि स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है, एक में डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है, और एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें कि सिर्फ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन ही होता है। क्या है ये पूरा सिनेरियो? देखिए बताता हूं। कोई भी लैंग्वेज में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन ये जो कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता कौन है? या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर। देखिए, एक होता है कंपाइलर जो कन्वर्ट करता है, और एक होता है इंटरप्रेटर। जैसे कि C++, जावा भी इनफैक्ट कंपाइल करने के लिए कंपाइलर ही यूज करता है। तो उसमें होता क्या है, पहले कंपाइल किया जाता है प्रोग्राम को, एक फेज, उसके बाद उस कंपाइल्ड कोड को रन किया जाता है, दूसरा फेज। तो जो कंपाइलर है उसको दो स्टेप में डिवाइड कर रखा है। जैसे C++ दो स्टेप में डिवाइड होता है। तो पहला फेज जो है, उस टाइम पे अगर कोई मेमोरी लोकेशन की बात अगर हो रही हो तो उसे कहते हैं स्टैटिक मेमोरी लोकेशन, और एक जो रन टाइम पे मेमोरी लोकेट की जा रही है उसे कहते हैं डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। लेकिन इंटरप्रेटर जो पाइथन में यूज करते हैं उसमें हम लोग सिर्फ रन करते हैं, तो ये फेज नहीं है। और ये फेज नहीं होने की वजह से स्टैटिक मेमोरी लोकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे सब कुछ रन टाइम पे ही होता है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन ही होता है। किसमें? पाइथन में, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर यूज कर रहा है और यहां पे ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। लेकिन अब यह समझना पड़ेगा कि ठीक है, पाइथन में सिर्फ डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होता है, लेकिन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन में मेमोरी लोकेट कराया कैसे जाता है? ठीक है, तो मैं इसी चीज को आपको डिटेल में बता रहा हूं कि आपने अगर लिखा है ना a = 10, तो 10 एक ऑब्जेक्ट है, डायनेमिकली बनेगा, और अगर डायनेमिकली बनेगा तो इसका जो रेफरेंस होगा वो जाकर के a में स्टोर होगा। तो जो स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होता है ना, जैसे कि जो कंपाइलेशन फेस करता है, वो कुछ ऐसा सिंटेक्स लिखता है, int a = 10। तो इससे क्या हो रहा है कि a के लिए मेमोरी लोकेट हो रहा है, उसको एक रेफरेंस मिल रहा है, और उसमें वैल्यू क्या चला गया? 10। ठीक है, वो 10 ऐसे वैल्यू स्टोर कर रहा है। और अगर हम इसमें 20 लिखेंगे ना,
तो ये उसी में चेंज कर देगा और इसी को ही 20 कर देगा। रेफरेंस वही होगा, उसी एड्रेस पे ही 10 भी था पहले और उसी एड्रेस पे ही अब क्या हो चुका है, 20 हो चुका है। तो इसको हम लोग कहते हैं ओवरराइट, वैल्यू ओवरराइट हो चुका है। लेकिन पाइथन में क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। a इक्वल्स टू 10, ठीक है, डायनेमिक है ये, तो 10 कहीं बना, उसका रेफरेंस a में चला गया। और अब अगर आपने मान लो a इक्वल्स टू 20 लिखा ना, तो 20 कहीं और बनेगा मेमोरी में और उसका जो रेफरेंस होगा वो चला जाएगा a के अंदर। तो ये जो रेफरेंस था ना, ये टूट जाएगा इससे और ये पॉइंट किसको करने लग जाएगा, 20 को। अब अगर आप इसको 30 लिखोगे ना, तो 30 कहीं और बनेगा मेमोरी में, उसका जो रेफरेंस होगा वो पॉइंट करेगा ए को। अब ये पॉइंटिंग जो है ये टूट जाएगा, ये हट जाएगा। तो अब इसमें ओवरराइटिंग नहीं हो रहा है, बार बार एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका रेफरेंस कहीं ना कहीं ए में स्टोर हो रहा है। ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। अगर हम इसको बोलें कि अगर ये बोले कि सी में और पाइथन में क्या डिफरेंस है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सी में स्टैटिकली बन रहा था तो ओवरराइटिंग हो रहा है, इसमें ओवरराइटिंग हो रहा है तो यहाँ एड्रेस में हो रहा है, रेफरेंस में हो रहा है, कंटेंट तो बार बार नया बन रहा है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो मैं फोकस करने जा रहा हूं वो क्या है, वो मैं बताता हूं। अब ये सिंटेक्स पाइथन का है और ये सिंटेक्स सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसे लैंग्वेजेस का है। दूसरे डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि पाइथन कैसे डिफरेंट है बाकी सब लैंग्वेजेस से, और पाइथन में इसी बहाने में आपको ये भी बता दे रहा हूं कि पाइथन में मेमोरी लोकेशन होता कैसे है। देखिए दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इस ए को कंपाइलेशन टाइम पे फिक्स कर दिया गया है कि तुम 4 बाइट कंज्यूम करोगे। अब 4 बाइट कंज्यूम अगर कोई करेगा ए, तो 32 बिट का होगा, 32 बिट का होगा। अब 3201 के कॉम्बिनेशन में कोई भी वैल्यू स्टोर किया हुआ होगा, ठीक है, मैंने 3201 नहीं लिखा है, लेकिन मान लीजिए कि 32 के टर्म्स में है। और अगर ये 10 होगा तो 28 टाइम्स 0 एंड देन 1010 एक्चुअली में होगा 10। तो सपोज कीजिए 28 टाइम्स 0 और 1010 ही है लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसमें ज्यादा वैल्यू रखने की कोशिश करोगे ना, मान लो आपने रखा यहां पे 60,000, तो 60,000 का जो 01 होगा वो 32 बिट के अंदर आ जाएगा, तो चलिए स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैंने यहां लिख दिया 400 करोड़, है ना, 400 करोड़ मान लीजिए हमने लिख दिया, और अब अगर रखने की कोशिश करोगे ना तो ये नहीं स्टोर कर पाएगा। क्यों नहीं स्टोर कर पाएगा? क्योंकि आपने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि 3201 ही लिख ही सकता है, इसमें इससे ज्यादा लिख ही नहीं सकता। और अगर उससे ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट अगर होगी, ऐसे वैल्यू को स्टोर करने की जरूरत होगी जो 32 बिट से ज्यादा कंज्यूम कर सकता है मेमोरी, तो वो नहीं लेने के लिए तैयार होगा। वो बोलेगा नहीं, मेरे पास जगह ही इतना है, तुम्हें जो करना है इसी में करो, इसके अंदर तुम बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो। लेकिन पाइथन में ये नहीं है। पाइथन बहुत अच्छा है इस मामले में। क्या है पॉइंट, देखिए ध्यान से। यहां पे आपको जैसे मैंने बताया था कि 10 तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको रेफर करके ए में स्टोर किया गया है। अब अगर आपने यहाँ पे 60,000 बना भी रखा है ना, तो 60,000 तो वो 01 के फॉर्म में ही होगा, लेकिन जितनी बाइट की रिक्वायरमेंट होगी 60,000 के लिए, ये पहले से मेमोरी लोकेट नहीं करेगा। इसको अगर 1 बाइट की रिक्वायरमेंट है तो 1 ही बाइट लेगा। पहले तो ये 10 में 4 बाइट ले रहा था, लेकिन यहाँ पे कितना लेगा, 1 बाइट ही लेगा। और अगर मान लीजिए इसकी 2 बाइट की रिक्वायरमेंट अगर है तो वो 2 बाइट में ही इसको स्टोर करेगा, इन केस अगर मान लीजिए 2 बाइट की जरूरत अगर है तो, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे 400 करोड़ लिख दिया ना, मान लीजिए कुछ भी 400 करोड़ लिख दिया, तो अब क्या होगा, 400 करोड़ वो मेमोरी में बनेगा। और अगर उसको 5 बाइट या 6 बाइट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी स्टोर करेगा और उसको रेफर करके कहां भेज देगा, वो ए में। तो इसमें रेंज की कोई इशू नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा है पाइथन का। अगर आप 100 का फैक्टोरियल निकालोगे ना सी लैंग्वेज में, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, आपको लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। फैक्टोरियल जो 5 का निकाल रहे हो और 100 का निकाल रहे हो, दोनों के लॉजिक में बहुत डिफरेंस हो सकता है। नॉर्मली वो स्टोर कर ही नहीं सकता इतनी बड़ी वैल्यू को, लेकिन पाइथन में आप जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाते हो, या मैं आपको तो सिखाऊंगा आगे चल करके ही, जब बनाएंगे तो यहाँ कोई रेंज का इशू है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप जितनी बड़ी स्टोर वैल्यू कर सकते हो, आप करो, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा फायदा मैंने आपको बताया इस कॉन्सेप्ट का, पाइथन का। अब थर्ड की तरफ चलते हैं।
थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप इस ए में 10 स्टोर कर रहे हो तो ये इंट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इस ए में अभी स्ट्रिंग रख दो ना तो ये टोटली चेंज हो गया नेचर। ये अब पूरी तरह से बिहेवियर किसके लिए देगा? स्ट्रिंग के लिए देगा। तो एक ही वेरिएबल जो 10 स्टोर कर सकता है वही वेरिएबल स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकता है। उसी वेरिएबल में 20.5 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर कर सकते हो। आपको जब जरूरत होगी चेंज करने की आप तब चेंज कर पाओगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम C++ की तरफ चले जाएं अगर, तो उसने तो पहले ही बता रखा है कि जो A है वो इंट टाइप का है और पूरे सॉफ्टवेयर में इंट ही टाइप का रह जाएगा। वो अपने आप को कभी चेंज करने वाला नहीं है। अगर आप इसमें 10 रखोगे तो बोलेगा ठीक है मेरा टाइप 10 इंटीजर का है, आपने इंटीजर रखा है 10 तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 20.5 रखोगे ना तो नहीं रखेगा। अगर इनकेस रखना चाहता भी है तो 20 रख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। अगर आप स्ट्रिंग रखना चाहोगे तो क्या रख लेगा ये? बिल्कुल भी नहीं रख पाएगा ये, क्योंकि इसका नेचर पहले से ही फिक्स्ड है, कंपाइल टाइम पे ही फिक्स्ड है। वो कंपाइल टाइम पे पहले ही फिक्स कर लेता है कि मेरा नेचर क्या है, और पूरा सॉफ्टवेयर कभी कुछ नया नहीं सीख सकता है। जो उसको डेवलपमेंट के टाइम पे बता दिया गया था वो उसी तरह से बिहेव करेगा। लेकिन पाइथन रेगुलर चेंज कर सकता है, वो अपने पूरे नेचर को पूरा चेंज कर सकता है, पूरी बिहेवियर को पूरी तरह से चेंज कर सकता है वो। और अगर हमें मान लीजिए कोई हमने सॉफ्टवेयर बनाया जो मशीन लर्निंग में जरूरत होती भी है अगर हमें, और मान लीजिए अगर हमने कुछ नया लर्न कराना चाहा और पूरी तरह से चेंज करना चाहा तो आराम से होगा, पूरा का पूरा नेचर चेंज कर लेगा ये अपना, है ना। तो ये तीसरा फायदा है किसका? पाइथन पढ़ने का। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक यू।